नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपने पहली क्लास देख ली होगी, अब क्या है, हर रोज आपके एग्जाम तक एक HSSC के द्वारा जितने भी आपके पेपर लिए गए हैं 2021 में, हर रोज जो है एक पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, वो भी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से आपको पता है काफी सारे क्वेश्चन जो वो रिपीट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और ये जितने भी पेपर रहेंगे इनकी अलग से प्ले लिस्ट बना दी जाएगी, आप जाकर वहां से भी इनको कर सकते हैं। अब देखिए, यदि एक शिथिल नेत्र की अपवर्तन शक्ति जो है एमेट्रोपिक नेत्र से अधिक है तो इसे क्या कहते हैं, यानी इफ ए रिलैक्स्ड आई हैज मोर रिफ्रैक्टिव पावर देन द एमेट्रोपिक आई इज नोन एज, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, तो ये आपकी मायोपिया कहलाएगी, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे क्या, कि आपकी एक मायोपिया होती है और एक दूसरी कौन सी, आपकी हाइपरमेट्रोपिया जो दे रखी है, हाइपर मेट्रोपिया हम कह सकते हैं, ये दोनों दे रखी है। अब इनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तो मायोपिया हम कह सकते हैं, इसको हम कौन सा, तो निकट दृष्टि दोष हम बोलते हैं, इसको क्या, निकट दृष्टि दोष हम कह सकते हैं, इसको निकट दृष्टि दोष। और आपका कौन सा, जो हाइपरमेट्रोपिया जो लिख रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, इसको दूर दृष्टि दोष हम इसको बोलते हैं। अब दोनों में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ ये याद नहीं रखना कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया का नाम ये है, आपको मायोपिया भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके ऑप्शन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मायोपिया है, यहाँ पे भी मायोपिया है, तो आपको इंग्लिश वाले वर्ड जो है वो अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट देखिए, मायोपिया, इसका आपका मतलब क्या बनता है, निकट दृष्टि दोष। नाम में निकट है, लेकिन इसमें क्या है, निकट की चीजें साफ दिखाई देती है, निकट की साफ दिखाई देती है, दूर की साफ नहीं दिखाई देती। सेम इसमें देखोगे, दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की चीजें साफ दिखाई देती है, निकट की चीजें जो है वो साफ दिखाई नहीं देती। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से पता होगी, हमने कई बार कवर कर लिया। अब मेन बात ये रहेगी कि मायोपिया जो है और जो हाइपरमेट्रोपिया जो है, इनमें आपका कौन सा जो है वो लेंस यूज किया जाता है, तो हम देखेंगे मायोपिया में आपका जो है कौन सा अवतल लेंस जो है वो यूज किया जाता है, कौन सा, अवतल लेंस यूज करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा, तो उत्तल लेंस यूज किया जाता है। ये दोनों की दोनों चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। आपका निकट दृष्टि दोष में कौन सा, तो अवतल हम कह सकते हैं, और इसको कौन सा, कनकेव लेंस बोलते हैं, कनकेव हो जाएगा, और यहाँ पे कौन सा, कन्वेक्स हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दूसरी मेन बात यहाँ पे, एक अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपका कौन सा, जो हम कह सकते हैं प्रीस बायोपिया, कौन सा, प्रीस बायोपिया जो हम कह सकते हैं, ये कौन सा होता है, ये हम जरा दूरदृष्टि दोष हम कह सकते हैं, जरा दृष्टि दोष हम कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, यानी अगर एक पर्सन जो है उसकी एज हो जाती है, तो एज के अकॉर्डिंग जो है आंखों की जो स्लेरी मसल होती है, जो हमारी आंखों को कंट्रोल करती है, जो कह सकते हैं एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो उनकी खत्म हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या है, जो हम कह सकते हैं जो रोग होता है आंखों का, उसको प्रिस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष हम उसको बोलते हैं। और इसमें अवतल और उत्तल यानी बायफोकल लेंस जो है इसमें यूज होता है, कौन सा, प्रिस बायोपिया में। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा जो है हरियाणा औद्योगिक नीति 2015 का प्रावधान नहीं है। तो 2015 का जो आपका कौन सा, तो 10 लाख रोजगार जो है 10 लाख रोजगार प्रदान करना, और 1 लाख करोड़ का निवेश हो जाना। दूसरा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खोलना। तीसरा, अंबाला पंचकुला में औद्योगिक टाउनशिप खोलना। और चौथा आपका 700 लघु पैमाने। तो इनमें आप देखोगे तो आपका पहला भी है, दूसरा भी है, चौथा भी है। तो तीसरा जो हम कह सकते हैं आपका 2015 की जो है हरियाणा औद्योगिक नीति, उसका जो है ये प्रावधान नहीं होगा। और ये जो आपकी कह सकते हैं हरियाणा औद्योगिक नीति 2015 वाली है, ये लागू कब हुई, तो 1 अक्टूबर 2015 को जो ये लागू हुई। इसके बाद नई भी आ चुकी है, कौन सी, EPP हम कह सकते हैं, कौन सी, 2020 वाली। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, कॉर्निया और शुक्ला जो कि स्किलर जो देखा के मिलन स्थल को यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, जहां पे हम कह सकते हैं जो जंक्शन, जहां पे कोर्निया और स्क्लेरा जो है आपका कह सकते हैं एक जंक्शन हो जाएगा, मिलन स्थल, उसको लिम्बस बोलते हैं। आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, आंखों से जुड़ा हुआ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें कोर्निया की, तो कोर्निया से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन आया था कि वो आंख का वो पार्ट, यानी कि फ्रंट पार्ट, जहां से जो है लाइट एंटर करती है, आंख में लाइट एंटर जहां से करती है, वो हमारी कौन सी, तो हम कह सकते हैं कोर्निया हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो फ्रंट का एक ट्रांसपेरेंट पार्ट जो होता है वो हमारा कौन सा, कोर्निया हो जाएगा। रेटिना, जहां पर जो हम कह सकते हैं जो इमेज जो है वो आपकी कहां पे बनती है, तुम्हारे रेटिना पर जाकर बनती है, तो वो हमारा ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट, स्किलर या स्क्लेरा जो यहाँ पे दे रखा है, तो इसका आपका मतलब क्या होता है कि जो आउटर कवरिंग जो होती है, या हम कह सकते हैं जो आंख का जो व्हाइट पार्ट जो होता है उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, 10 लड़कों की एक कतार में रोहित अपने बाईं ओर 2 स्थान खिसकता है। यानी अगर वो एक इस तरह हमने बना लिया कि एक लाइन बनी हुई है और हमने मान लिया वो यहाँ पे बैठा है, वो अपने बाईं ओर यानी इस साइड वो एक सर का, उसके बाद दूसरा यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे आ गया। अब इसने क्या बोला कि वह बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ जाता है, इस साइड से ये 7वें पर आ गया। इसका मतलब ये पहले कौन से था, ये 8वां हो गया, ये 9वां, यानी इससे पहले वो कौन से स्थान पे था, तो बाएं से 9वें स्थान पे था। तो इसने क्या बोला है, कतार में दाएं छोर से उसके पहले की स्थिति, तो यहाँ पे 9वें स्थान पे था, टोटल 10 है, तो इस साइड कितने
बचा तो 1% बचा, यानी कि इस साइड से अगर हम काउंट करेंगे तो कौन सा स्थान रहा, पहला और दूसरा, यानी कि दूसरे स्थान पे रहेगा तो कौन सा बनेगा यहाँ पे, सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा। उसके बाद इन डैश व्हाट इज द पेशेंट अप्रिशिएट ए डार्क एरिया इन द फील्ड ऑफ विजन, यानी डैश में रोगी अपने दृश्यता क्षेत्र के अंधेरे की क्षेत्र की प्रशंसा करता है, तो इसका आपका कौन सा, तो आपका पॉजिटिव जो कह सकते हैं धनात्मक है, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन होगा तो इसको ज्यादा ध्यान ना दे। नेक्स्ट, वायरलेस नेटवर्किंग में मानक क्या है, इन वायरलेस नेटवर्किंग द स्टैंडर्ड इज, तो क्या हो जाएगा 802.11 जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर। उसके बाद शल्य चिकित्सा कक्ष को जीवाणु रहित बनाने के लिए सुवासित करने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी जो आपका यूज किया जाता है सैनिटाइज, कौन सा, स्टेरिलाइज द ऑपरेटिंग रूम, यानी ऑपरेटिंग रूम को जो स्टेरिलाइज करने के लिए किसका यूज यहाँ पे किया जाता है, तो किसका, फॉर्मेल्डिहाइड गैस जो रहेगी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब ये पेपर जो किसका था वो तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन ये सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, भारत की भूमि, लोगों और भौगोलिक विशेषताओं के बारे में निम्न में से आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। अब यहाँ पे क्या दिया गया कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम बात करें यहाँ पे पहले नंबर पे तो सबसे बड़ा आपका कौन सा, तो रूस हम कह सकते हैं एरिया के वाइज, रशिया सबसे बड़ा, दूसरे पे कौन सा, तो दूसरे पे आपका कनाडा हो जाएगा, तीसरे पे हम कह सकते हैं यूएस हो जाएगा, चौथे पे कौन सा, चौथे पे चाइना हो जाएगा, चीन हम कह सकते हैं चौथे पे, पांचवें पे कौन सा, तो पांचवें पे ब्राजील हो जाएगा, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे अपना इंडिया है। तो बिल्कुल आपका जो है 7वां सबसे बड़ा देश बनेगा। और यहाँ पे कौन सा, जनसंख्या में दूसरा, क्योंकि पहले नंबर पे चीन पड़ेगा जनसंख्या में, दूसरा अपना भारत हो जाएगा, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। दूसरा, भारत पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है। अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें, ये हमारे सामने अर्थ है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो हमारा कौन सा, ये ऊपर वाला नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया, ये हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये हमारा दक्षिण गोलार्ध हम इसको कह सकते हैं। तो भारत की स्थिति कहां पे, लगभग हम कह सकते हैं यहाँ के आसपास अपना भारत पड़ेगा, तो आपका साउथ में ना होकर वो हमारा नॉर्दर्न कह सकते हैं हेमिस्फीयर में पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। तो यानी कि ये दूसरा जो है ये हमारा गलत हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो कौन सा, केवल एक कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है कि ए बी का पुत्र है, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा कैसे। देखिए ए जो है वो किसका हम कह सकते हैं, बी का पुत्र हो जाएगा, यहाँ पे बी हमने ऊपर लिखा। उसके बाद सी बी की बहन है, इसकी बहन जो है वो सी हो जाएगी। इसके बाद क्या, जिसका पुत्र डी है, इसका पुत्र डी हो जाएगा, और इसकी पुत्री जो है वो क्या, ई यहाँ पे हो जाएगी, पुत्री ई होगी। इसके बाद क्या, एफ जो है वो डी का मामा है, इस डी का मामा यानी इसका भाई हो जाएगा, यहाँ पे एफ हमने लिख दिया। अब आगे क्या पूछा, ई का एफ से क्या संबंध है, तो ये ई का एफ से यानी इसका मामा और इसकी क्या भतीजी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 10वां, नेक्स्ट आपके सामने, संरचना को ऊपरी और निचले भागों में विभाजित करने वाला क्षैतिज तल जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका। इसके बाद राहुल ने आनंद से कहा कि कल मेरी दादी की बेटी के इकलौते भाई को हरा दिया, तो दादी की बेटी कौन हो जाएगी, उसकी बुआ, और उसकी बुआ का इकलौता भाई है, यानी कि उसका पिता हो जाएगा। तो राहुल ने किसे हराया, तो अपने पिता को हरा दिया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। उसके बाद विषयों के परिसंचरण के कारण तीव्र नेफ्राइटिस और दीर्घकालिक वृक्क रोग में होता है, जो दृश्यता केंद्रों पर कार्य करता है, यानी कि ओकर्स इन एक्यूट नेफ्राइटिस एंड क्रोनिक रीनल डिजीज ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स विच एक्ट ऑन ए विजुअल सेंटर्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा, यूरेमिया। आपको याद होगा ये वाला क्वेश्चन जो अभी के एग्जाम में पूछा गया था आपका, कि जो आपके ब्लड में जो है आपकी यूरिया का जो है उसका मिलना, उसको क्या बोला जाता है, यानी कि हमारा वृक्क, हम किडनी कहते हैं, क्या काम आता है, फिल्टर करने के काम आता है ब्लड को, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं वो सारे के सारे छानना, उनको वो काम होता है किडनी का यहाँ पे। तो यह कौन सा आपका यूरेमिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। भारत के राष्ट्रीय गान के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। जन गण मन जो है राष्ट्रीय जो आपका रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्ला भाषा में रचित है, तो बिल्कुल ये सही रहेगा, यहाँ पे बांग्ला भाषा में रचित रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गाया गया था। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका 27 दिसंबर 1911 में हम कह सकते हैं कौन सा, तो कोलकाता अधिवेशन हुआ था। कौन सा, कोलकाता अधिवेशन हुआ था, ना कि बेलगांव अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे सेकंड आपका जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। दूसरा, बेलगांव अधिवेशन के बारे में बात की गई है, तो बेलगांव अधिवेशन के बारे में आप देख सकते हैं बेलगांव अधिवेशन कब हुआ, 1924 में। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्यों, क्योंकि एकमात्र ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी जो है अध्यक्षता किसने की, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा की गई, महात्मा
गांधी के द्वारा जो हम कह सकते हैं अध्यक्षता होने वाला एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जो कि 1924 का बेलगांव अधिवेशन होगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो बात होगी जनगण मन की। अगर वंदे मातरम की हम बात करें, वंदे मातरम, तो सबसे पहले वंदे मातरम जो है कब गाया गया, तो 1896 का जो अधिवेशन हुआ था, कौन सा, कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था 1896 का। और इसमें गाया किसके द्वारा वंदे मातरम, देखिए किसकी रचना हो जाएगी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो है, बंकिम चंद्र चटर्जी की हम कह सकते हैं, चट्टोपाध्याय जो इनकी रचना रहेगी। इनके उपन्यास कौन सा, तो आनंद मठ हम कह सकते हैं इनका उपन्यास रहेगा। और इसके साथ ही गाया किसके द्वारा गया, तो गाया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गया, गाया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गया था। ये भी आप दोनों ध्यान रख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर आपका कौन सा, जो आपका ये हम कह सकते हैं सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको ध्यान रखना है तो रख सकते हैं। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका। उसके बाद हरियाणा के निम्न में से कौन सा जिला जो है अपनी सीमा किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा नहीं करता, तो कौन सा, आपको पता है एक तो चरखी दादरी हो जाएगा। दिसंबर 2016 में जो इसका हरियाणा के 22वें जिले के रूप में गठन हुआ, थोड़ा बहुत भिवानी से महेंद्रगढ़ से काट के इसको बनाया गया था चरखी दादरी। और हम साथ में कह सकते हैं एक आपका रोहतक हो जाएगा, रोहतक जो कि 1 नवंबर 1966 को इसको बनाया गया था। तो ये दोनों के दोनों जो है आपके हम कह सकते हैं ऐसे जिले जिनकी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ इनकी बाउंड्री जो है नहीं लगती। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। चरखी दादरी जिसकी हम कह सकते हैं कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, कोई भी आरक्षित सीट। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हरियाणा में कितनी आरक्षित सीट है, तो टोटल 17 हम कह सकते हैं आरक्षित सीट। अब बचे कितने, तो टोटल 22 जिलों में से 17 में आरक्षित है, बचे कितने, तो 5। तो 5 ऐसे जिले जहां पे आपकी कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, वो कौन कौन से, तो एक अपना फरीदाबाद हो जाएगा, फरीदाबाद। दूसरा कौन सा, तो चरखी दादरी हो जाएगा, फरीदाबाद हो गया, चरखी दादरी। इसके अलावा मेवात, चौथा कौन सा, पंचकुला, मेवात, पंचकुला। और कौन सा आपका, महेंद्रगढ़। ये 5 ऐसे जिले हैं जहां पे आपकी विधानसभा की कोई भी सीट यहाँ पे आरक्षित नहीं है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा झज्जर की आरक्षित सीट अगर पूछ ले तो आपकी झज्जर ही जो है आरक्षित सीट यहाँ पे हो जाएगी। नारनौल हम कह सकते हैं महेंद्रगढ़ का आपका जो हेडक्वार्टर कौन सा, तो नारनौल जो है वो हेडक्वार्टर हो जाएगा। बीरबल की नगरी इसको बोला जाता है। उसके बाद द डैश इज ए ओपेक वाइट ऑफ द आई इज कवर्ड बाय द ट्रांसपेरेंट कंजक्टिवा। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि जो आपका आंख का जो व्हाइट पार्ट जो होता है हमारा, वो कौन सा, हम इसको स्क्लेरा बोलते हैं, कौन सा, शुक्ला स्क्लेरा रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की जिसमें दोनों की पराकाष्ठा मायोपिया होती है परंतु मात्रा भिन्न होती है, इन विच ऑफ बोथ मेरिडिया और मायोपिक बट डिफरेंट अमाउंट। तो आपका इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये हम कह सकते हैं सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन जो है वो रहेगा। दक्कन के निम्न में से कौन सी नदी आमतौर पर पूर्व दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में जो गिर जाती है, तो कौन सी, आपकी कृष्णा हो जाएगी, आपकी गोदावरी हो जाएगी, आपकी कावेरी, तीनों की तीनों हो जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पूर्व दिशा में बहती है, तो आपकी कौन सी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की निम्न में से कौन सा जो है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा का जो है मुख्य कार्य नहीं है, तो कौन सा, आप यहाँ पे देखो संपत्ति कर की वसूली करना जो है ये इसका हुड्डा का काम नहीं होगा। हुड्डा हम कह सकते हैं इसकी फुल फॉर्म आपको पता है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगी। हुड्डा की स्थापना कब हुई, ये आपके कमेंट करके बताना, हुड्डा की स्थापना जो है कब हुई, वरना नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस भी कर लेंगे। अब मेन बात यहाँ पे रही, हुड्डा का जो है यहाँ पे नाम बदल दिया गया, हुड्डा का नाम क्या कर दिया गया, यहाँ पे HSBP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो इसका नाम कर दिया गया। और यहाँ पे संपत्ति कर की वसूली करना ये हुड्डा का काम नहीं होगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों का विकास को बढ़ावा देना ये रहेगा, भूमि का अधिग्रहण ये वाला रहेगा। और ये तीनों के तीनों हम कह सकते हैं इसके काम। तो यहाँ पे संपत्ति कर की वसूली करना काम किसका रहेगा, तो ये रहेगा आपके नगर निगम नगर परिषद काम कह सकते हैं, नगर निगम नगर परिषद का जो काम हो जाएगा संपत्ति कर की यहाँ पे वसूली करना। इसके बाद हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसे हरियाणा की विज्ञान नगरी इसको बोला जाता है, यानी साइंस सिटी के बारे में पूछा गया। साइंस सिटी आपकी कौन सी हो जाएगी, मिक्सी सिटी आपकी कौन सी हो जाएगी, साइंस सिटी मिक्सी सिटी आपकी अंबाला जो रहेगी। आमों की अधिकता के कारण जो भी आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया, तो अंबाला जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा। अंबाला 1 नवंबर 1966 को जो है 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई, जब 7 जिले बने उनमें एक अंबाला भी था। यहाँ पे अंबाला की अगर हम बात करें तो आपका अंबाला जो है आपका
मंडल जो रहेगा, इस अंबाला मंडल में आपके कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपका कौन सा, एक तो आपका पंचकुला आ जाएगा, पंचकुला, उसके बाद अंबाला आ जाएगा, पंचकुला अंबाला यमुनानगर, पंचकुला अंबाला यमुनानगर, और चौथा कौन सा, तो कुरुक्षेत्र। ये 4 हम कह सकते हैं अंबाला मंडल में जिले आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अंबाला रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज में आपके कौन कौन से, तो आपको पता है रेंज में आपका पंचकुला कट जाएगा। क्यों? क्योंकि पंचकुला आपका क्या रहेगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये पुलिस कमिश्नरी हो जाएगा, तो अंबाला रेंज में हम कह सकते हैं ये 3 आपके अंबाला रेंज में आ जाएंगे। अंबाला की अगर ये पूछ ले कि आरक्षित सीट आपकी कौन सी हो जाएगी, तो आरक्षित सीट आपकी मुलाना हम कह सकते हैं। आरक्षित सीट अंबाला में जो आपकी कह सकते हैं 9 गजा पीर की दरगाह है, 9 गजा पीर की दरगाह, जहां पे क्या है मन्नतें पूरी होने के बाद क्या है यहाँ पे घड़ी चढ़ाई जाती है, तो ये भी आपकी कहाँ पे हम कह सकते हैं अंबाला में जो है ये आपकी रहेगी। बाकी गुरुद्वारे के बारे में आपको पता है, मंजी साहिब गुरुद्वारा जो है, मंजी साहिब गुरुद्वारा आपका कहाँ पे, तो हम कह सकते हैं अंबाला में पड़ेगा। सूरजकुंड गुरुद्वारा जो है ये भी आपका अंबाला में रहेगा। गुरु गोविंदपुरा साहिब गुरुद्वारा भी अंबाला में रहेगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की एक प्रक्रिया है जिसे दानी उत्तक मसूरिका कॉर्निया के पृष्ठ, ये हम कह सकते हैं शायद आपका आंखों से जुड़ा हुआ कोई पेपर हो जाएगा, तो उसका आपका जो है सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन देगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट, नेत्र श्लेष्मा चर्म और टांकों को काटने के लिए जो है प्रयुक्त होती है, तो कौन सी यहाँ पे, समतल सीधी कैंची, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की पट्टियों, डेसिंग पेड, ट्यूबिंग, प्लास्टिक, ओके, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ROADG रोड को जो है आपका URDG लिखा जाता है, तो ROAD इसको हमने क्या लिखा, URDG जो हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, आर के बाद में S, T और U, यानी 2 बीच के लेटर छोड़ के उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे O के बाद P, Q और R आ जाएगा, यहाँ पे A के बाद B, C, D आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे कैसे S के बाद T, U और V आएगा, यानी कि V वाला आएगा, तो ये वाला हमारा कट गया। उसके बाद W के बाद X, Y और Z आएगा, तो यानी ये भी कट गया। अब हमारे पास कौन सा बचा, A के बाद B, C और D बनेगा, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। उसके बाद हरियाणा के किस जिले में जो है कपास का उत्पादन नहीं होता, तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा, जो कि HSSC के ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है। हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता, तो नू हमारा जो है राइट आंसर रहेगा। इसके साथ ही कपास का जो है सबसे ज्यादा आपका उत्पादन कहां पे होता है, सबसे ज्यादा तो सिरसा में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन ध्यान रखना है कॉटन सिटी अगर पूछ ले, सबसे ज्यादा कॉटन तो आपका सिरसा में होता है, लेकिन कॉटन सिटी अगर पूछ ले तो कौन सा, पलवल जो हम कह सकते हैं, यहाँ पे कॉटन सिटी जो है वो बन जाएगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। मेवात या नू हम कह सकते हैं 2 अक्टूबर 2004 को जो इसकी घोषणा की गई थी, किसके द्वारा, तो हम कह सकते हैं आपके जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है उनके द्वारा हम कह सकते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, या हम कह सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री के दिन, आज ही के दिन जो है इसकी घोषणा की गई थी। और साथ ही इसकी स्थापना कब की गई, तो 4 अप्रैल 2005 को जो है इसकी स्थापना कर दी गई। हरियाणा के कौन से नंबर का जिला बना था, तो आपको पता है 20वें नंबर के जिले के रूप में इसको बनाया गया था, नू या मेवात हम इसको कह सकते हैं। पुराना नाम इसका सत्यमेवपुरम जो है वो यहाँ पे रहेगा। कौन से मंडल में आता है, तो आपको पता है फरीदाबाद जो मंडल हो जाएगा, फरीदाबाद में कौन सा आपका मेवात कह सकते हैं, और पलवल, मेवात और फरीदाबाद, ये 3 आपके फरीदाबाद मंडल में आ जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए इसके पहले आप ये देखो कि रोहतक जो आपका मंडल आएगा इसमें कितने, तो सबसे ज्यादा जिले हम कह सकते हैं 5 जिले जो इसमें आपके रोहतक मंडल में आएंगे, कौन कौन से, तो रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी आ जाएगा और आपका सोनीपत, ये 5 आएंगे। अब यहाँ पे नू के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पहला चल न्यायालय जो पूछा गया था, पहला चल न्यायालय या हम कह सकते हैं मोबाइल कोर्ट हम कह सकते हैं, चल न्यायालय या मोबाइल कोर्ट हम कह सकते हैं, तो ये आपका कहां पे, तो मेवात जो आपका मेवात या नू में हो जाएगा। इसके अलावा आपको झज्जर से एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला पुलिस स्टेशन जिसके अंदर जो आपका संगीत उपकरण लगाए गए हैं, संगीत उपकरण लगाने वाला जो हम कह सकते हैं पहला पुलिस स्टेशन हो जाएगा, और ये कांस्टेबल आपके या कमांडो की भर्ती हो जाएगी, दुर्गा शक्ति के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला पुलिस स्टेशन जहां पे संगीत उपकरण लगाए गए हैं वो झज्जर का हो जाएगा। इसके अलावा जो भिवानी जो दे रखा है, तो भिवानी यहाँ पे रहेगा, भिवानी की एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम क्या है, सिघानी। भिवानी की ग्राम पंचायत सिघानी जो है, इस ग्राम पंचायत के जो ये आपकी ग्राम पंचायत हो जाएगी सिघानी, और इस ग्राम पंचायत के जो कार्यों को दूरदर्शन चैनल के जो है एक प्रोग्राम में दिखाया गया, तो वो कौन सा आपका भिवानी की ग्राम पंचायत रहेगी, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, डैश में घटकर्मी संकुचन के दौरान समान और आपका प्रतिक्षेपी, ओके बिल्कुल ये सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसके बाद एक पारदर्शी रंगहीन उदासीन जेल जो नेत्र पट्टिका के 4/5 पृष्ठ को भर देता है, तो आपका इसमें आप देखोगे डैश इज ए ट्रांसपेरेंट कलरलेस इनर्ट जेल विच फिल द
पोस्टीरियस 4/5 ऑफ आई बाल, तो कौन सा आपका विट्रियस जो नेत्र का चाप द्रव जो दे रखा ऑप्शन नंबर ए इसका। उसके बाद प्यूपिल का सामान्य आकार जो है, आंखों के बारे में बात की जा रही है, प्यूपिल आपका 2 से 4 mm जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद यह बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य, किसके बारे में, तो लूर नृत्य के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो इनमें से आपका कौन सा सत्य हो जाएगा, देखिए यह नृत्य पुरुषों के द्वारा चांदनी रातों में बाहर किया जाता है, तो ये धमाल नृत्य हो जाएगा। उसके बाद यह नृत्य जुलूस के साथ घेरे में भीतर जोड़ में किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, लूर नृत्य की यहाँ पे जो बात की जा रही है, तो लूर का मतलब, एक सेकेंड, लूर का मतलब आपका क्या होता है, लूर का मतलब आपका लड़की होता है। होली के जो अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और यहाँ पे हम बात करें तो इसमें प्रश्न उत्तर जो है वो पूछे जाते हैं, और एक तरह से हम बात करें तो पुरुषों की देखने की इसमें मनाही होती है, तो यानी जोड़े वाला भी यहाँ पे जो गलत हो जाएगा। तो कौन सा, यह बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद डैश के 2 प्राथमिक कार्य है जिसमें प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का संचरण शामिल है। इन द 2 प्राइमरी फंक्शन दैट इंक्लूड द रिफ्रैक्ट लाइट एंड ट्रांसमिट द लाइट। अब आपको एक चीज पता होगी, हमने अभी डिस्कस किया था, यानी जहां से जो लाइट जो है एंटर करती है हमारी आंख में उसको क्या कॉर्निया बोला जाता है। तो आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 क्या जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेत्र की अपवर्तक स्थिति के वस्तुनिष्ठ माप उपलब्ध करवाता है, प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ द आई। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो रेटिनोस्कोपी जो दे रखा है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। उसके बाद दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना से हरियाणा में निम्न में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, तो आपकी अंबाला में की जाती है, आपकी यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में और पंचकुला में नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना अगर पूछ ले तो कब आपकी, आई थिंक शायद 1985 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद डैश किसी एक व्यक्ति या वस्तु से संबंधित डेटा का वर्णन है, यानी ए डैश डिस्क्राइब ऑल द डाटा कंसर्निंग वन पर्सन और थिंग जो है क्या हो जाएगा, तो ये आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चन आप अच्छे से कर लें, यहाँ से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ट्रेन का जो क्वेश्चन रहेगा कि एक रेलगाड़ी 50 मील प्रति घंटे की औसत गति से 2.5 घंटे चलती है, यानी 50 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 2.5 घंटे, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5/2 घंटे चलेगी। तो टोटल हम क्या करते हैं, स्पीड इंटू डिस्टेंस करते हैं, स्पीड इंटू टाइम, सॉरी स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसने कितनी यहाँ पे डिस्टेंस कवर की, तो इसको कट करेंगे तो 25 5 125 मील जो यहाँ पे इसने जो है पहले 2.5 घंटे में कवर कर ली। उसके बाद 70 मील प्रति घंटे के हिसाब से उसने जो है अगले 1.5 घंटे यानी 3/2 इसको कट करेंगे तो कितना यहाँ पे 35 आएगा, इसको करेंगे तो 105। तो टोटल इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, तो यहाँ पे 0 और 3 230 मील हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा। उसके बाद डिस्चार्ज सीन इन माइल्ड बैक्टीरिया इन्फेक्शन एंड आपका जो इन्फेक्शन रहेगा हल्के जीवाणुक संक्रमण में आपका जो कौन सा आ जाएगा, तो आपका 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे। इसके बाद डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई जिसे कंप्यूटर की पहचान करता है, तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, तो आपको पता है सबसे छोटी आपकी जो कौन सी बिट होती है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिट, जिसको हम कह सकते हैं कौन सा, आपके जो बाइनरी नंबर हम कह सकते हैं, बाइनरी नंबर जो हो जाएंगे या बिट हो जाएंगे जिनको 0 और 1 की फॉर्म में यहाँ पे हम टाइप करते हैं या जानते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, वो बाइनरी नंबर जिनको बिट बोलते हैं। उसके बाद 4 बिट का जो है आपका कौन सा एक निबल हो जाएगा 4 बिट का, और 8 बिट का जो है वो कौन सा आपका एक बाइट हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद भारत के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा निम्न में से किसे पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपके सामने देखिए, कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पे पड़ेगा, तो हम ये वाला पता है हमें, आपका कहाँ पे यमुनानगर में पड़ेगा, कहाँ पे यमुनानगर में हो जाएगा। उसके बाद नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पे, रेवाड़ी में नाहर वाला हो जाएगा। खप्परवास और भिंडावास दोनों के दोनों आपके झज्जर में हो जाएंगे, ये वाला झज्जर में हो। चौथा खोली रेतान जो दे रखा, तो ये हमारा कहाँ पे पंचकुला में जो है हम कह सकते हैं ये वाला हो जाएगा। तो इन तीनों में अगर हम बात करें तो आपका ये भी संवेदनशील के क्षेत्र में नामित है, दूसरा भी है, तीसरा भी। खोली रेतान जो है ये आपका नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। पंचकुला हम कह सकते हैं आपका खोली रेतान हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कौन सा है, तो एक आपका वीर शिकारगढ़, ये दो आपके जो है पंचकुला में पड़ेंगे, आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद डैश को प्रकाश की दिशा में परिवर्तित करने के लिए परिभाषित किया जाता है जब वह एक पारदर्शी माध्यम से भिन्न दृष्टता वाले घनत्व वाले दूसरे माध्यम में यहाँ पे प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज आपकी होती है रिफ्लेक्शन, एक आपकी होती है रिफ्रैक्शन। फर्क क्या है, आपको रिफ्लेक्शन आपका होगा जैसे आपका यहाँ पे एक सरफेस लिखा हुआ है, अगर लाइट इसके ऊपर पड़ी तो अगर वो सेम मीडियम में, सेम माध्यम में वापस प्रवेश हो जाती है, यानी इसमें गई और वापस इसी में आ जाती है, तो वो हमारा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जैसे मिरर के ऊपर हम यहाँ पे लाइट जो आपकी टॉर्च पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन होता है। अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो आपका कोई भी कांच का जो शीशा होता है उसके ऊपर अगर लाइट पड़ती है तो वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो वो हमारा कौन सा आपका रिफ्रैक्शन होता है। और यहाँ पे क्या बोला इसने कि आपका एक पारदर्शी माध्यम हो जाएगा तो हमारा कांच हो जाएगा, और माध्यम से दूसरे में प्रवेश कर जाती है तो वो अपवर्तन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट आपके सामने की राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है हरियाणा के निम्न में से किस जिले से होकर गुजरता है? तो आपको पता है NH1 जो है और NH2 दोनों को क्या बना दिया गया, तो NH44 जो है इनका नाम कर दिया गया। NH1 का तो आपको पता है NH1 आपका कहां से, तो दिल्ली से अमृतसर जो है, दिल्ली से अमृतसर जो है वो जाता है, वो हमारा NH1 हो जाएगा। और दूसरा आपका NH2 जो दे रखा है तो ये हमारा कौन सा, तो दिल्ली से कोलकाता जाता है, दिल्ली से कोलकाता जो है वो जाता है, वो हमारा कौन सा, तो NH2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बात किसकी जा रही है कि निम्न में से किस जिले से होकर गुजरता है? तो आपको पता है आपका कौन सा, गुरुग्राम जो वो साइड में पड़ेगा, यहाँ पे मेवात भी नहीं आएगा, पंचकुला भी नहीं आएगा, फरीदाबाद, क्योंकि आपको पता है जब हरियाणा में आपका जो मैप बनाओगे तो इस तरह से दिल्ली आएगा और यहाँ पे हमारा जो है फरीदाबाद पड़ेगा, तो इस अकॉर्डिंग ये आपका जाता है कोलकाता की साइड। तो आप मैप जो है वो अच्छे से कवर करिए, आपके काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपका NH2 जो हमारा कह सकते हैं आपका दिल्ली से कोलकाता की तरफ जाता है और ये फरीदाबाद से होकर यहाँ पे ये गुजरता है। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी जो है हरियाणा से होकर नहीं बहती? तो कौन सी, घग्गर जो अपनी हरियाणा की हो जाएगी। इसके बाद साई भी हम कह सकते हैं दक्षिण हरियाणा की, दोहन हम कह सकते हैं दक्षिण हरियाणा की हो जाएगी, महानदी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपने हरियाणा से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर, बिल्कुल आसान सा है, तो इसका तो आप राइट आंसर जो है वो कर ही सकते हैं। इसके बाद समुद्र गुप्त काल के सिक्के जो हरियाणा में किस स्थान से पाए गए हैं? तो कहां से पाए गए? ये मीताथल से पाए गए, मीताथल भिवानी हम कह सकते हैं, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। और यहां से कह सकते हैं हम सोने और चांदी के सिक्के, सोने और चांदी के सिक्के जो पाए गए मीताथल भिवानी आपका रहेगा। इसके अलावा मीताथल, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भिवानी भी दिया गया, मीताथल भी दिया गया, लेकिन हमें एग्जैक्ट के साथ जाना है, यहाँ पे मीताथल जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है कि यहाँ पे 2+3 यहाँ पे दिया गया, इसका रूट 13 है और यहाँ पे 3 के बीच में यहाँ पे ये सिंबल दिया गया। अब ये रीजनिंग का आपका क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे ये पूछा गया इसका आपका जो है मतलब क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे लॉजिक क्या बनेगा, देखिए 2 का स्क्वायर अगर हम करें 4, 3 का स्क्वायर अगर हम करें 9 और इनका जोड़ के रूट कर देंगे तो रूट 13 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे 3, 4 और 5 आपका ट्रिपलेट बनता है, तो आपका कितना 9 प्लस में 16, इनका रूट करेंगे 25 और इसका करेंगे तो आपका कितना बनेगा, तो यहाँ पे 5 का 25 और 12 का कितना 144 बनेगा, करोगे तो कितना 169 और 169 का रूट यहाँ पे कितना, तो 13 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद डैश प्रोवाइड मेजरमेंट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, तो आपका कॉर्निया जो है उसको वक्रता का माप जो है वो कौन देता है, तो कौन सा आपका किरेटोमीटर जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए जो है 43 का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने ये सीरीज दी गई और इसमें आपका प्रतिक्रिया में क्रम में क्षय होता है, तो ये पूछा गया, आप इसको देख लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, अल्फा, गामा और बीटा। इसके बाद रंगीन लिथोग्राफिक पट्टियां जिनमें मोटे अक्षर रंगों बिंदुओं में पाए जाते हैं, तो ये भी आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। बाकी आपको सिर्फ मेन क्वेश्चन करने हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए हरियाणा गोवंश ऊपर वाला अगर आपको करना है तो 46 का राइट आंसर आप देख लेना, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। हरियाणा गोवंश संरक्षण अधिनियम, आपका संरक्षण गो संवर्धन अधिनियम जो है लागू किया गया, तो ये आपका कब लागू किया गया, तो राइट आंसर आपका बनेगा 2015, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इसके साथ ही आप इसकी एग्जैक्ट डेट भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि पूछी जा सकती है, 19 नवंबर 2015 हम बोल सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही गो हत्या के ऊपर आपका जो अभी प्रावधान जो लगा था उसके अकॉर्डिंग हम कहें तो 10 साल की जो सजा होगी और 1 लाख रुपए जुर्माना जो है अभी कह सकते हैं जो लागू किया गया है इस संरक्षण अधिनियम के तहत। और इसके अकॉर्डिंग हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड जो है इसकी स्थापना अगर पूछ ले कब हुई तो 2007-8 के आसपास ही इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर अगर पूछ ले कहां पे तो पंचकुला जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके साथ ही अभी के एग्जाम में पूछा गया था हरियाणा गो सेवा आयोग, हरियाणा गो सेवा आयोग के जो है वो चेयरमैन पूछा गया था, चेयरमैन कौन बनाया गया है, तो चेयरमैन आपके कौन से, तो हम कह सकते हैं आपके श्रवण कुमार गर्ग हम कह सकते हैं इसके आपके चेयरमैन हो जाएंगे, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद डैश को अपवर्तन का माध्यम से एक से दूसरे में परिभाषित किया जाता है जिसकी सीमाएं 2 समतल पृष्ठ में एक निश्चित कोण पर आपके झुके होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा, प्रिज्म जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद इनमें से आपका जो है कौन सा सही है ये आपको बताना है, तो इसमें देखिए आपका कौन सा मेथड लग सकता है, तो हम कह सकते हैं जो आपका पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आपको पता है जब हम कह सकते हैं 2 भुजाओं का योग जो है हमने लिख लिया a² + b² = c² होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका रूट करेंगे तो इन दोनों भुजाओं का जोड़ जो है वो इससे ज्यादा होगा हमेशा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे इक्वल दे रखा है, ये छोटी है और ये आपकी इक्वल और छोटी, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद इन डैश लाइट इंटर इन आई एंड द प्यूपिल ऑफ आई कॉन्ट्रैक्ट, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा जो कि डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके बाद किस रिपोर्ट को जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा जो है माना जाता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका सर चार्ल्स वुड डिस्पैच का जो आपका हो जाएगा, इसको अंग्रेजी शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा बोला जाता है।
और ये जो अगर आपसे पूछ ले, कह सकते हैं जो चार्ल्स वुड डिस्पैच आपका हम कह सकते हैं ये कब जो है आया था, तो 1854 में आया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अध्यक्ष अगर पूछ ले तो चार्ल्स वुड जो है उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद जिंक ब्लेड के बारे में पूछा गया, जिंक ब्लेड आपका क्या होता है, तो ZNS जो दे रखा है हमारा जिंक सल्फाइड हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। लाला लाजपत राय के सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कौन सा था, तो सभी को पता है हिसार जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करम भूमि हम कह सकते हैं। लाला लाजपत राय जिनको किस नाम से, तो पंजाब केसरी के नाम से जो इनको जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से जो इनको जाना जाता है। और इसके साथ ही लाला लाजपत राय की हम कह सकते हैं 1928 में जो आपका साइमन कमीशन जो आया था, साइमन कमीशन 1928 का, उसके विरोध में जो है लाठियों के प्रदर्शन के अकॉर्डिंग उसी दौरान जो हम कह सकते हैं लाठियों के प्रहार से मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने डैश को अनुसंधान के स्वर्ण मानक के रूप में मधुमेह रेटिनाग्रस्ती, बिल्कुल ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट है। 54 का राइट आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट हरियाणा में राष्ट्रीय शव अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी के एग्जाम में भी पूछा गया। ये तो सभी को पता है, राइट आंसर आएगा आपका हिसार, जो कि कब हिसार में आपका रहेगा राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हम कह सकते हैं। स्थापना कब हुई, तो सभी को पता है स्थापना कब 1986 में हुई। लेकिन अब 1986 से काम नहीं चलने वाला, हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना एग्जैक्ट जो है वो कब हुई, तो 7 जनवरी 1986 में हम कह सकते हैं इसकी स्थापना हुई, 7 जनवरी 1986। इसको आप ध्यान से लिख सकते हैं। और इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है किसके दौरान हुई थी, तो यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसके दौरान हम कह सकते हैं स्थापना हुई राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ ही आपको पता है 1985 में किसकी, भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई, भैंस अनुसंधान केंद्र की कब हुई, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं 1 फरवरी 1985 को, 1 फरवरी 1985 को हम कह सकते हैं आपकी भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। यानी 7 जनवरी को आपकी इसकी होगी, और इसके बाद अगले महीने, यानी वैसे तो 1 साल पीछे की बात है, लेकिन मंथ की बात करें तो आपकी ये जनवरी में हुई थी, आपकी फरवरी में हुई थी, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने बाकी और जितने भी आपके अनुसंधान केंद्र रहेंगे वो सारे के सारे हम अलग से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डेट वाइज, क्योंकि आपको डेट जो है वो अच्छे से ध्यान रखनी ही पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट नेत्र के मध्य जो है सवनी परत जो है वो आपकी किसकी बनी होती है, तो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, आपका आयरिस, स्लेरी बॉडी, और आपका कौन सा थ्रोइड दे रखा, ऑल ऑफ द अबव, तो बिल्कुल आपका जो है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने की प्रोटेनोप्स में स्वेदन की अनुपस्थिति होती है, एंड देयर इज द एब्सेंस ऑफ, तो किसकी एब्सेंस यहाँ पे होती है, तो किसकी, यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी जो है HSSC की ऑफिशियल आंसर की में दिया गया। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किस राजा ने बाबर ने पराजित किया था, किस राजा को पराजित किया था, तो किसके बीच में, आप सभी को पता है इब्राहिम लोदी जो इसका राइट आंसर। लड़ाई अगर पूछे कब हुई तो 1526 में हुई, लेकिन 1526 में कब हुई, तो 21 अप्रैल 1526 में हुई। ये एग्जैक्ट डेट जो है आपकी कह सकते हैं पानीपत की ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई है, तो इसीलिए आपको ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें तोप और गोलों का जो यूज किया गया था ये भी वेबसाइट पे दिया गया, तो ये चीजें सारी आपको कवर करनी है। इब्राहिम लोदी राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। नादिर शाह हम कह सकते हैं 1739 का करनाल का युद्ध जो है उससे जुड़ा हुआ हो जाएगा। उसके बाद दौलत खां लोदी जो है बाबर का साथ दिया था 1526 की लड़ाई में। यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली वाला जो हम कह सकते हैं 1761 वाला जो है हमारा जो है तीसरा युद्ध जो रहेगा, जो कि 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इसमें हम कह सकते हैं जो 14 जनवरी को मराठों का शौर्य दिवस भी मनाया जाता है, तो ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। संघ की कार्यकारिणी में जो है कौन कौन शामिल होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आप देखोगे तो राष्ट्रपति होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, और प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद। आपको ये ध्यान रखना है, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसका जो आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 52 हो जाएगा, इसके बाद 11 जोड़ो 63 और उसके बाद 11 जोड़ो 74, ये आर्टिकल भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उपराष्ट्रपति हम कह सकते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो उपराष्ट्रपति के तौर पर ना होके उसको राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उसको जो है यहाँ पे सैलरी दी जाती है। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके कौन हो जाएंगे, तो वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। उसके बाद वर्तमान में हरियाणा में जो कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएंगे, तो कितने आपके 8 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। 8 कहां पे, इनको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद कुणाल काल में इस जो ग्रीको रोमन आर्ट के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कौन सा, गांधार आर्ट हम कह सकते हैं, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दूरीय लंबाई के संदर्भ में लंबी होती है और एनेस्थीसिया के दौरान सुई के, बिल्कुल ये सब्जेक्ट एलिमेंट्री हो जाएगा आपका, जो एग्जाम से जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं मायोपिक नेत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। शरीर के किसी अन्य भाग पर लदे जीव रक्त धारा के साथ नेत्र तक पहुंच जाते हैं, तो इसका आपका कौन सा जो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बनेगा।
इसके बाद नेक्स्ट विचलन में कोण की माप देता है और आपका जो है दस्तावेजी देता है, तो आपका 71 का जो है राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ये आपको इतने याद करने की इनको जरूरत है नहीं। उसके बाद ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा जो है डैश से कम है, तो किससे कम हो जाएगा, तो आपका नाइट्रोजन से जो कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा यानी जो आयनाइजेशन एनर्जी जो आपकी रहेगी ऑक्सीजन की, ये किससे कम है, तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन से, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा में जो है गुलाम वंश की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, तो कौन हो जाएगी, यहाँ पे आप देखोगे तो राइट आंसर बनेगा कौन सा, सभी को राइट आंसर पता है, ओके, शासक देर का, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती थी, तो कौन सा प्रथम मुस्लिम शासक, आपको पता है जो 1206 में जो हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई थी, पहला ही जो वंश बनाया गया था हम कह सकते हैं उसको गुलाम वंश जो है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी, आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं होना, 1206 से लेकर 1290 तक हम कह सकते हैं गुलाम वंश चला था, नाम दूसरा क्या, इलबारी वंश भी इसको बोल सकते हैं, या स्लेव डायनेस्टी भी इसको बोल सकते हैं, स्लेव माने गुलाम होता है, तो ये चीजें होगी। अब देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक हम कह सकते हैं जो प्रथम आपका मुस्लिम शासक हो जाएगा, या गुलाम वंश की स्थापना भी जो कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि गुलाम वंश का जो है वास्तविक शासक जो है कौन हो जाएगा, वास्तविक शासक है, तब आप जाओगे किसके साथ, तो तब आप जाओगे, जाना तो नहीं है किसी के साथ, लेकिन इल्तुतमिश जो है तब इसका राइट आंसर हो जाएगा, तब इल्तुतमिश हो जाएगा। दूसरी बात, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कह सकते हैं कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने इसको जो है पूरा करवाया, और उसके बाद चौथी और पांचवी मंजिल जो है वो किसने बनवाई थी, तो हम कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक जो रहेगा, जिसने हिसार और फतेहाबाद की स्थापना की थी, तो वही तुगलक है जिसने आपकी कह सकते हैं जो कुतुब मीनार जो है उसकी चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण जो है वो करवाया था। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसी का गुलाम और दामाद था कौन, इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि कब 1236 से लेकर 1240 तक इसने शासन किया था। और इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है पहली मुस्लिम शासिका जो मैंने पहले यहाँ पे पढ़ा था, तो वो आपकी रजिया सुल्तान यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद ग्लूकोमा में जो है आंतरिक दाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कौन सा देर का, ऑप्शन नंबर डी देर का यहाँ पे। उसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम जिले में जो है कौन सा यहाँ पे खनिज पाया जाता है, तो कौन सा यहाँ पे स्लेट हो जाएगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका खनिज से जुड़ा हुआ। वैसे खनिज की नगरी आपको पता है कौन सी हो जाएगी, तो आपकी जो महेंद्रगढ़ हम कह सकते हैं खनिज की नगरी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने उठे हुए अंतर कपालीय तनाव मस्तिष्क ट्यूमर, ये आप देख लेना, वैसे 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो इंपोर्टेंट हो जाएगा किसके द्वारा की जाएगी, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 77 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, कौन सा, राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए यहाँ पे क्या संघ लोक सेवा आयोग हम कह सकते हैं यूपीएससी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, यूपीएससी, और यूपीएससी से जुड़ा हुआ अभी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यूपीएससी का था नहीं, वो एचएसएससी का आया था, तो वो चीजें भी अभी यहाँ पे क्लियर होगी। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर यहाँ पे संघ लोक सेवा के अकॉर्डिंग यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग की बात की जाए तब किसके द्वारा की जाती है, तो तब राज्यपाल के द्वारा हम कह सकते हैं इनकी नियुक्ति जो है की। और संविधान के आर्टिकल में जो है किसमें जिक्र हम कह सकते हैं, आपके जो पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो आपका स्टेट का हो चाहे आपका हम कह सकते हैं सेंटर का हो, तो वो उस किसका जिक्र रहेगा, तो आर्टिकल 315 में हम कह सकते हैं आपका संघ और राज्यों के लिए जो है लोक सेवा आयोग जो रहेगा, जैसे हमारा यूपीएससी है, एचपीएससी है, उसका जिक्र आपका आर्टिकल 315 में है। अगर यहाँ पे बात की जाए आपके जो कह सकते हैं राज्य कर्मचारी चयन आयोग जो है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अपने हरियाणा स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसका, यानी राज्य का जो हम कह सकते हैं चयन बोर्ड जो उसकी जो आर्टिकल 309 में जो इसका वर्णन है, अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, उसमें 309 ना देकर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं जो है वो उसका राइट आंसर रहेगा, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे 315 जो आएगा वो सिर्फ आपको यूपीएससी या एचपीएससी के अकॉर्डिंग वहां पे उसके साथ जाना है। उसके बाद x = 5 + 2 रूट है, तो यहाँ पे x-1 डिवाइड में √x की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट आपके सामने इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसको पहली बात तो अलग अलग लिखो, हमें सबसे पहले x चाहिए, तो x हमें दे रखा है, तो 5 + 2 √6 आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में √x है, तो इसको हम करेंगे तो देखो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा कैसे ना कैसे करके, जैसे हम a² + b² + 2ab बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 2ab के अकॉर्डिंग देखिए 2 यहाँ पे है, तो a और b जो है उनकी गुणा आपकी √6 आएगी, और √6 अकॉर्डिंग हम देखें तो आपका √3 प्लस में √2 बनेगा यहाँ पे, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका यही बनेगा, √3 + √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका यही बनेगा, यानी ये आपकी किसकी, तो √x की वैल्यू आपकी ये वाली हो जाएगी। अब इसको यहाँ पे पुट करो, कितना, √3 प्लस में √2 करोगे। अब ऊपर वाले को जब हम सोल्व करेंगे तो आपका 4, क्योंकि एक माइनस होगा, 4 + 2 √6 आ जाएगा। अब इसमें से एक चीज ध्यान रखनी, अब कॉमन क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो आपका एक तो इन दोनों में से 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, 2 + √6 बचा। अब दूसरी चीज इस √6 को क्या लिख सकते हैं, तो √3 × √2 लिख सकते हैं, इसको
√2 गुणा √2 लिख सकते हैं, यानी 2√2, यानी 2√2 जब हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपके सामने, तो √3 प्लस में √2 बचेगा, और डिवाइड में भी आपके सामने √3 प्लस √2 है, कट जाएगा, क्या बचेगा 2√2, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, कौन सी नदी जो है हरियाणा के जीतगढ़ के पहाड़ी से निकलती है, तो कौन सी, तो आपको पता है जीतगढ़ के पास हम कह सकते हैं बहरोड की पहाड़ी से जो आपकी निकलती है तो वो कौन सी, साइबी नदी हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। साइबी नदी पर ही हम बात करें तो आपका जो है कौन सा, मसानी डैम जो है वो किस पे, साइबी नदी पे हो जाएगा, और ये कहां पे, तो रेवाड़ी में जो हम कह सकते हैं मसानी डैम पड़ेगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और बाकी टांगरी जो हम कह सकते हैं ऊपर मोरनी की पहाड़ियों से ऊपर की तरफ से निकलती है, बाकी दोहन, साइबी, कृष्णावती, तीनों की तीनों दक्षिण हरियाणा की जो है वो नदियां हो जाएगी। इज ए कंडीशन ऑफ लॉस ऑफ हाफ द फील्ड ऑफ विजन ऑफ बोथ आई, तो आपका यानी कि आधी जो आपकी विजन जो है वो लॉस हो जाना, वो आपकी कौन सी कहलाती है, तो राइट आंसर कौन सा, हर्नियो जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, हेमियनोफिपिया जो दिया ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो हरियाणा में कहां पे है, एनडीआरआई की बात की जा रही है, 1923 में बेंगलोर में स्थापना हुई, 1955 में जो हरियाणा के करनाल में जो इसकी स्थापना की गई, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके अलावा मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र जो वो भी आपका करनाल में है, 1969 में इसकी स्थापना हुई करनाल में। आपको पता है महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी जो वो भी आपकी करनाल में रहेगी। कब इसकी स्थापना हुई कमेंट करके बताना। करनाल जो रहेगी इसकी आरक्षित सीट आपकी नीलोखेड़ी रहेगी, नीलोखेड़ी में कौन सा, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र जो आलू प्रौद्योगिकी केंद्र आपका कहां पे, तो आपका करनाल में रहेगा। करनाल को क्या हम थान का कटोरा बोलते हैं, सीएम सिटी आपका बोला जाता है करनाल को। और इसके साथ ही करनाल के साथ ही करनाल आपका हो जाएगा कैथल और कुरुक्षेत्र, ये 3 के जो यहाँ पे कौन सी फारी मृदा पाई जाती है, जो कि हम डाकर के नाम से जिसको जानते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। करनाल जो आपका मंडल हो जाएगा, और इस मंडल में आपके कौन कौन से पड़ेंगे, तो आपका करनाल हो जाएगा, इसके अलावा कौन सा पानीपत हो जाएगा और कैथल हो जाएगा, ये 3 आपके करनाल मंडल में पड़ेंगे। 2017 में जो है करनाल को मंडल बनाया गया था, 2017 में 2 बने थे, एक आपका करनाल हो जाएगा, एक आपका फरीदाबाद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने, नवाब अहमद अली गुलाब खान ने हरियाणा की किस रियासत से जो 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, तो कहां से किया था, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो फर्रुख नगर आपका गुरुग्राम जो आ जाएगा। नवाब अहमद अली खान ने जो है आपका 1857 की क्रांति का जो आपका विद्रोह का नेतृत्व किया था। बाकी यहाँ पे हिसार जो दे रखा है, तो हिसार का आपको पता है मोहम्मद आजम जो है, मोहम्मद आजम ने जो आपका हिसार से नेतृत्व किया था। पानीपत की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इमाम अली कलंदर हम कह सकते हैं आपका पानीपत से नेतृत्व किया था। और इसके अलावा आपका कौन सा बहादुरगढ़ जो हो जाएगा, तो बहादुर जंग हम कह सकते हैं वहां से नेतृत्व किया था, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने तो इंग्लिश और हिंदी का पोर्शन आ चुका है। बाकी ये सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, आप जाकर देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और सारी की सारी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। आपको सारे के सारे आंसर जो वो यहाँ पे मार्क किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे क्लास में बस इतना फायदा होगा कि अगर बाई चांस कोई भी आपका क्वेश्चन मार्क गलत हुआ है तो वो यहाँ पे सही हो जाएगा, और साथ ही सारी की सारी चीजें डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करें तो 1-2 चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा ही सीख के जाओगे। उसके बाद देखिए, इन आपको क्या बताना है, मिस स्पेल्ट वर्ड आपको बताना है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो आप देखोगे तो आपका डिपेंडेंट जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का, वो राइट आंसर होगा। इसके बाद टू सेव वंस फेस, आपका टू सेव वंस फेस में आपका कौन सा आ जाएगा, टू इवेड डिसग्रेस जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का, वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नो वन विल इनवाइट हर टू 80 फॉर सी इज सो गैरुलस, तो आपका गैरुलस का आपका मतलब क्या होता है, तो गैरुलस का आपका जो ज्यादा बातूनी जो होता है उसका मतलब आपका बनता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या बनेगा, तो टॉक्स ए लेट, यानी ज्यादा बातें करने वाला, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आपको ये बताना, ऑन द स्टेज ऑफ दिस वर्ल्ड द ड्रामा ऑफ लाइफ ट्रांजिटरी एज वेल एज ट्रामेटिक, तो आपका इसका जो है 86 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यहाँ पे सॉरी सी बनेगा। फ्लीटिंग जो देगा, फ्लीटिंग इसका राइट आंसर बनेगा, और इसका मतलब क्या बनता है, मतलब आपका बनता है क्षण के लिए, कोई भी क्षण भर के लिए हम कह सकते हैं, या क्षणिक हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कोई भी टेम्परेरी चीज अस्थायी तौर पर चीज हो जाएगी, तो दोनों का मतलब आपका यही बनता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, तो आपका क्लोजेस्ट वर्ड पूछा है, यानी इसका मिलता जुलता वर्ड जो है वो पूछा गया है। बच्चा हमारा कौन सा, हिंदी का। बाकी हिंदी की क्लास आप जाकर देख सकते हैं, अलग से क्लास है, वहां पे हमने डिटेल में ये चीजें डिस्कस किया। 87 का देखिए यहाँ पे यशोगान का जो पूछा गया, तो राइट आंसर कौन सा, यश प्लस गान जो विसर्ग संधि बनेगा। इसके बाद जिस समस्त पद का जो उत्तर पद प्रधान होता है वो हमारा कौन सा समास होता है, तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद किसी स्वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय जो है वो आपका क्या कहलाता है, तो वो मात्रा कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसके बाद समूचे बोधक अवयव को जो आपका और क्या बोला जाता है, तो आपका योजक बोला जाता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, राइट आंसर बनेगा। ये सारे के सारे आपके आंसर हम कह सकते हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो है सारे के सारे पेपर आपको करवाए जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी भी लगी होगी। अभी जो है एक पेपर चल रहा है, कोशिश करते हैं आपके दिन में 2 पेपर जो करवाए जाएं, तो
क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में अपना कमेंट जरूर करें, और सारी की सारी क्लास आप जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट जाकर आप जरूर चेक करें। और मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, बुक्स जरूर पढ़ें। जरूरी नहीं है कि ये क्लास आपने दिन में देख ली, 2 क्लास देख ली या और कहीं से क्लास देख ली तो आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको बुक्स आराम से पढ़नी पड़ेगी, अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी। 1 महीना है किसी भी एग्जाम को, देखें कांस्टेबल का एग्जाम, बाकी के एग्जाम में थोड़ा टाइम और बचा है, तो बस इतनी टाइम बचा हमारे पास। ये टाइम अगर आप अच्छे से डेडिकेट होकर दे दोगे तो कहीं ना कहीं पूरी लाइफ जो यहाँ पे सेटल हो जाएगी। तो बस बाकी आप सभी पे है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।